फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने रिसर्च पेपर को जब आप करना स्टार्ट करते हैं अपने रिसर्च वर्क को, तो आपको सबसे पहले टेंशन होती है कि आप इसका रिसर्च पेपर किस तरीके से लिखेंगे। रिसर्च पेपर बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको रिव्यू करने पड़ते हैं, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, उसको इंक्लूड करना पड़ता है। तो वो करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है, किसी भी रिसर्च पेपर में आपको क्या ध्यान रखना है, ये मैं आपको आज के इसमें वीडियो में बताऊंगी। तो ये मेरा रिसर्च पेपर है जो अप्लाइड नैनो साइंस में पब्लिश हुआ था 2018 में। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट होता है वो होता है आपका टॉपिक। बट ये जो है ये इस रिसर्च पेपर के लिए टाइटल का काम करता है। इस टाइटल में आपका जो भी जिस भी चीज़ से आपने उस रिसर्च को किया है और जिस एप्लीकेशन के लिए किया है वो इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग नॉवल वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैंने देखा है, बट वो उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो सभी करते हैं। तो आपको जो अपना टाइटल रखना है वो यूनिक रखना चाहिए। तो जैसे मैंने रखा है, मैंने इसको ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स है इसको ऑक्सीडाइज़ किया था इससे, और उसके बाद फिर इसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ की एनालिसिस करी थी और उसका मैंने एप्लीकेशन दिखाया था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। तो इस तरीके से आपने क्या यूज़ करा है मटेरियल, क्या स्टडी करी है, ठीक है, मटेरियल क्या यूज़ करा है, क्या स्टडी करी है आपने, और उसके बाद आपकी क्या एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से आपको अपने रिसर्च पेपर के टाइटल को लिखना है, और इसी तरीके से आप इसको जो भी टाइटल आप पढ़िए उसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट जो है हमारी हेडिंग, वो है ये हमारा रिसर्च पेपर है जिसमें यहाँ पे ऊपर जर्नल का नाम होता है, ये DOI नंबर होता है, जिसके ज़्यादातर अगर आपको SCI हब में सर्च करना है तो उस टाइम पे आपको यही, अगर आपको SCI हब में डालना है तो SCI में यही DOI नंबर डालना पड़ता है, जिससे आपका पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी ओपन एक्सेस नहीं होते हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो मैं आप ऊपर उसमें मैं आई बटन में उसका आप लिंक देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आप SCI हब से किस तरीके से अपने रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कि ये तो हमारा टाइटल हो गया जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये ऑथर्स होते हैं आपके रिसर्च पेपर में, या जो भी रिसर्च पेपर आप पढ़ते हैं उसमें कई ऑथर्स हो सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑथर होता है, ये मतलब इसने वर्क किया है, जैसे ये मैं हूँ, मैंने इस पे काम किया है। ये जो सेकंड ऑथर है ये मेरे सर हैं जो NIT नागपुर में थे, तो इनके अंडर मैंने काम किया था, तो ये उनका नाम है। ये जब भी मैंने रिसर्च पेपर सेंड किया, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पेपर आप पढ़ रहे हैं वो कब सेंड किया गया और कितने दिनों में एक्सेप्ट होता है। तो ये जो चीज़ होती है ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी जर्नल को एनालाइज करने के लिए, किसी भी जर्नल को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि वो जर्नल कितनी जल्दी प्रोसेस करता है। जैसे आपने मान लीजिए जून में अपना रिसर्च पेपर भेज दिया तो अगस्त तक वो एक्सेप्ट हो गया है, तो कितना टाइम लगा, 2 महीने लगे आपको मैक्सिमम। तो जिन जर्नल्स में, कुछ जर्नल्स में होता है 6 महीने, 6 मंथ 7 मंथ्स भी लग जाते हैं एक रिसर्च पेपर को एक्सेप्ट होने में, क्योंकि उनमें बहुत बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जर्नल उस अकॉर्डिंग चूज़ करना है। तो जैसे मैंने ये जो है रिसीव्ड और एक्सेप्टेड डेट मैंने कई जर्नल की देखी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना जर्नल आइडेंटिफाई किया था कि मुझे किस पे सेंड करना है, ठीक है। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट पे। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ये हमारे जर्नल का मेन पार्ट होता है। आप लोग भी जानते होंगे कि कई बार कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कहीं पे हमें जैसे IITs NITs होता है, वहाँ पे हमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो आपके पेपर के कंप्लीट पेपर को रिप्रेजेंट करता है। आप तो अब मैं अभी बताती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है। तो ये जो होता है ये कंप्लीट पेपर को बताता है। अगर ये आपका करेक्ट होगा
तो आपके पेपर को लगभग एनालाइज करा जा सकता है कि आपका पेपर में किस टॉपिक पर है, क्या फाइंडिंग्स हैं और क्या रिजल्ट्स हैं, ये इस एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाता है। इसलिए ज़्यादातर कॉन्फ्रेंसेस में हमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और ये कीवर्ड हम लोग सबमिट करते हैं, मेनली एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो सबमिट करते हैं। तो अब हमारा ये क्वेश्चन होता है कि एब्स्ट्रैक्ट अगर आप अपना पेपर लिख रहे हैं, जब भी आप अपना पेपर लिखेंगे तो आपको इन टिप्स को यूज़ करके और किसी भी रिसर्च पेपर को एज अ रेफरेंस यूज़ करके आपको अपना रिसर्च पेपर लिखना है। ठीक है, तो जैसे आप स्टार्टिंग करेंगे कि आपने क्या लिया है, क्या मटेरियल है आपका। एब्स्ट्रैक्ट में आप लिखेंगे क्या मटेरियल है आपका। एक मिनट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट में आप लिखेंगे कि सबसे फर्स्ट आएगा कि क्या मटेरियल है या फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर टॉपिक, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर टॉपिक। देन हमें एब्स्ट्रैक्ट में और क्या आता है कि आपने अपने जो भी आपने स्टडी करी है उसका एम क्या था, किस एम से आपने स्टडी करी थी। आपका एम था कि आपको ऑप्टिमाइज़ करना था इस प्रोसेस को, या फिर आपका एम था कि आपको कोई भी जो पहले इस प्रोसेस को करने में इतना टाइम लग रहा था, आपने किसी भी रिएक्शन टाइम को कम करा है, तो इस एम के साथ आपने अपना रिसर्च स्टार्ट करा है, तो वो एम यहाँ पर डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद इसमें आता है कि ये तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया। इसके बाद आपकी समरी एक तरीके से क्या है, आपके पेपर की समरी आती है, पेपर की समरी आती है। इसके अलावा आप इसमें रिजल्ट्स देते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं, इन सब का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आता है। इसकी ये जो एब्स्ट्रैक्ट होता है इसकी ज़्यादातर जगह लिमिट होती है वर्ड्स की, तो आप बहुत बड़ा एब्स्ट्रैक्ट नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको ऐसी वर्डिंग्स यूज़ करनी है जिससे कम से कम वर्ड्स में आपका अच्छा एब्स्ट्रैक्ट बन जाए, जो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए आपका एब्स्ट्रैक्ट हो। तो इसलिए आपका एब्स्ट्रैक्ट सबसे मेन होता है। कई बार आप IITs में आपका एब्स्ट्रैक्ट अगर सेलेक्ट हो जाता है वो बहुत बड़ी बात होती है, उसके बेसिस पे आप जाते हैं वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेते हैं। इसी तरीके से रिसर्च पेपर के लिए भी आपका एब्स्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो शॉर्ट सेंटेंसेस में आप अपनी पूरी बात कहिए। जैसे मैंने इस पेपर में बताया हुआ है कि मैंने ये मटेरियल लिया है, मैंने इसमें ये कैरेक्टराइजेशन किया है, उसके बाद फिर मेरा एम क्या था, मैंने किसी एम से उसको स्टार्ट करा, फिर मेरी फाइंडिंग क्या थी, मैक्सिमम मुझे इतना एंगल मिला, इसके अलावा फिर इसमें क्या सिग्निफिकेंट मुझे रिजल्ट्स मिले, ये सारे रिजल्ट्स बता रहे हैं। इस तरीके से मैंने इसमें इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करा है। ठीक है, अब हम आते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड जो होता है, जिस तरह जब हम कोई भी रिसर्च पेपर डालते हैं तो कीवर्ड के बेसिस पे ही रिसर्च पेपर सर्च होता है किसी भी गूगल स्कॉलर में या गूगल में। जब भी आप डालेंगे तो अगर आप जो भी आप कीवर्ड यूज़ करेंगे, और आपको ये भी देखना है कि कौन से कीवर्ड हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके पेपर से रिलेटेड। तो जो पुराने पेपर्स हैं उनसे भी आपको हेल्प मिल सकती है जब आप अपना पेपर लिखेंगे। जब आप पेपर पढ़ेंगे तो इनको बस आपको देख लेना है, लेकिन जो ये आपके लिए तब हेल्पफुल होता है जब आप पेपर लिखते हैं, राइटिंग ऑफ द पेपर, तब आपका ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन जो होता है ये कई चीज़ों को इंक्लूड करता है। अगर इसमें आपके मतलब आपका जो माइंडसेट होता है वो दो तरीके का होता है। या तो आपको टॉपिक पता है, टॉपिक आपको नोन है, या तो नहीं पता है, आपके टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपको टॉपिक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब आपको टॉपिक पता है ऑलरेडी, आपने इसको थोड़ा बहुत देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो आपको जब आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, मैं तब की बात बता रही हूँ, तब आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपको टॉपिक पता है तो आप डायरेक्ट इसकी फाइंडिंग्स में जा सकते हैं कि इसके क्या रिज़ल्ट्स थे,
डायरेक्ट आप इसके कंक्लूज़न को देख सकते हैं कि क्या कंक्लूज़न है। उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि इस पेपर को पूरा पढ़ने की ज़रूरत है भी या नहीं है। हो सकता है कि आपको टॉपिक पता है और आप इतना पूरा पेपर पढ़ें और बाद में आपको पता चले ये पेपर तो किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। तो आप शॉर्ट में अगर पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए, और अगर आपको टॉपिक नोन है तो फिर तो आप सीधे फाइंडिंग्स में चले जाइए। लेकिन अगर आपको टॉपिक नोन नहीं है तो ये जो होता है ये अननोन टॉपिक्स के लिए बेस्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड कि ये रिसर्च किससे, इसमें बताते हैं कि ये रिसर्च किससे रिलेटेड हुई है। इसमें बाकी जो भी साइंस रिसर्चर्स हैं उन्होंने कब क्या क्या फाइंडिंग्स करी हैं, इसमें ये बताया हुआ। ये पूरा लिटरेचर सर्वे होता है। इसमें कब क्या क्या इसमें रिसर्च हो चुकी है, देखिए सब बता रहे हैं कब क्या क्या रिसर्च हो चुकी है। इस तरीके से ईयर वाइज ईयर इसमें डाला हुआ है मैंने कि किसको क्या मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि आपको जो मटेरियल्स एंड मेथड्स होता है, ये जो हेडिंग होती है ये कुछ पेपर में वेरी कर सकती है। किसी में एक्सपेरिमेंटल करके होती है हेडिंग, किसी में ये जो हेडिंग्स होती हैं ये जनरल के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं, और फॉन्ट वगैरह भी जनरल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जो भी उसमें होता है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको कंप्लाइन करना पड़ता है। तो जो भी इसका था मैंने उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा है, आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है मटेरियल आपने क्या क्या यूज़ करा है, आपने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करा है, और ये सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग में बतानी पड़ती हैं। इसके बाद फिर आपने अगर कोई उसके लिए कोई मान लीजिए कोई केमिकल है, कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करा है तो वो बताइए, उसका आपने प्रिपरेशन कैसे करी है, कोई कैरेक्टराइजेशन। आपकी ये तो पेपर टू पेपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से क्या हेडिंग देनी है। और इसके बाद आते हैं कि ये जो होता है ये सब इनके जो भी टेस्ट इसमें करे गए हैं उन सब का ये डिस्क्रिप्शन होता है। रिज़ल्ट एंड डिस्कशन का अलग सेक्शन होता है। रिज़ल्ट एंड डिस्कशन भी डिटेल में होता है। जब आप अपने रिसर्च को करते हैं और आपको अपने रिसर्च को किसी और के रिसर्च से कंपेयर करना होता है, ये सेक्शन जो होता है ये तब हेल्पफुल होता है टू कंपेयर योर रिसर्च टू ओल्ड वन। ये जो सेक्शन होता है ये उसके लिए होता है। और ये सेक्शन जो होता है ये सिर्फ अगर आपको रेप्लिकेट करना है, मान लीजिए आपको रेप्लिकेट करना है, आप पहले आप क्या करना चाहते हैं कि सेम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके, आप पहले तो ये देख लेना चाहते हैं कि आपके रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं। जो सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो इनके रिज़ल्ट आए हैं उनके रिज़ल्ट से आपके रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं, सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ इन्हेंसमेंट करते हैं, आप इसमें कुछ इन्हेंसमेंट करते हैं या फिर खुद का कुछ नया इसके अकॉर्डिंग न्यू टॉपिक डिराइव करते हैं इसके बेसिस पे कि इन्होंने ये यूज़ करा है, ये मटेरियल यूज़ करा है, इसकी जगह अगर मैं दूसरा मटेरियल चेंज कर देते हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से कई होता है। प्रोडक्ट फाइनल में रिज़ल्ट में क्या चेंज आएगा आप वो बताते हैं। इन्होंने इतने टाइम के बेसिस पे इन्होंने इतने टाइम में एक्सपेरिमेंट किया, इतने टाइम में इनका रिज़ल्ट आया, आप इससे कम टाइम में कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो सेक्शन होता है ये मेनली अगर आपको रेप्लिकेट करना है किसी भी चीज़ को तो उसके लिए होता है, और या फिर आपको कोई टेक्निक अंडरस्टैंड करनी होती है किसी स्टडी के लिए, तब आप इस सेक्शन को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ इस सेक्शन का यूज़ आपको नहीं है। जब आप रिसर्च पेपर को जस्ट बिगनिंग में स्टार्ट करते हैं पढ़ना, उस टाइम पे इसका यूज़ नहीं है। रिज़ल्ट एंड डिस्कशन भी सेम होता है कि आप डिटेल में अगर देखना चाह रहे हैं, आप सेम पे रिसर्च कर रहे हैं, इन्होंने किस जैसे मैंने इसको यूज़ करा था तो मैंने ओल्ड पेपर से रेफ़र किया था कि उन्होंने कौन से कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स यूज़ करी हैं, ये सब यूज़ करी हैं। तो उसके बेसिस पे मुझे समझ में आया कि मैं जो रिसर्च कर रही हूँ मुझे इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये सब आप रेफरेंस के लिए समझ सकते हैं, बट जब आप बिगनिंग में स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे इसका इतना ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं, ये सब इसकी फाइंडिंग्स हैं, और इसके बाद आते हैं रिज़ल्ट सेक्शन। ये रिज़ल्ट सेक्शन हो गया, ठीक
ठीक है। ये जो भी फिगर्स और ग्राफ्स हैं ये भी आपके रेफरेंस के लिए काम करते हैं, जो भी है कि आप इन्होंने इस तरीके से करा हुआ है, तो जब आप अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे तो आपको इससे आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरीके के फिगर्स इंक्लूड करने हैं, आपको किस तरीके से ग्राफ किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो ये सब उन सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल रहता है। फिर कंक्लूज़न सेक्शन जो होता है, आपको जो भी फाइंडिंग्स आई हैं वो आपने रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपने बताया है, यहाँ पे आपने हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन कंक्लूज़न जो होता है वो आप जो चाहते थे, आप एब्स्ट्रैक्ट में भी एक शॉर्ट में देते हैं, लेकिन कंक्लूज़न में आप थोड़ा सा उससे डिटेल में देते हैं कि जो मैंने ये मैंने प्रिपेयर करा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मुझे दिखी, ठीक है, क्या क्या इसमें जो भी इसकी फाइंडिंग्स थी, क्या क्या कितने परसेंटेज ये जो भी ग्राफ से आ रहा है, इतना सारा डिटेल आप एब्स्ट्रैक्ट में नहीं देते हैं। ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट में भी हम फाइंडिंग्स देते हैं, लेकिन जो मेन फाइंडिंग होती है हम वो देते हैं। मान लीजिए मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, आपको कुछ एवेपोरेट करना है और 100 डिग्री पे एवेपोरेट करना है और आप कोई टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर रहे हैं, तो टेम्परेचर सेंसर आपको वो 100 डिग्री तक नहीं एवेपोरेट कर पा रहा है। तो उस केस में आपको ये बताना है कि वहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि इतने टाइम में 100 डिग्री तक मतलब 100 इतने टाइम पे ये सॉल्यूशन इतना एवेपोरेट हो गया, ठीक है। वहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है। यहाँ पे आप उससे डिटेल में जा सकते हैं कि मैंने इसके वर्सेस इसकी स्टडी करी जिसमें 90% एवेपोरेट हुआ, इसके वर्सेस इसके करी जिसमें 30% एवेपोरेट हुआ। इसकी कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है, नो वर्ड लिमिट, ठीक है। बट मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आपको बहुत बड़ा पेपर नहीं करना है, जितना लेंदी पेपर होगा उतना ज़्यादा लोग आपके पेपर को साइट नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर तभी समझ में आता है जब वो शॉर्ट, कंसाइज और हेडिंग अच्छे से उसमें डाल करके लिखा गया हो, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से रेफरेंसेस होता है, रेफरेंसेस वगैरह आप कैसे इंक्लूड करेंगे, ये तो बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, तो ये मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगी। तो आई होप जो भी मैंने बताया है इससे आपको रिसर्च पेपर को पढ़ने समझने में आपको हेल्प मिलेगी। इसको रेफ़र करके आप कोई भी पेपर पढ़ सकते हैं, या तो आप पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड एनी पेपर, यू कैन अंडरस्टैंड what is relevant in starting and while writing, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए। मैं और भी वीडियो रिसर्च पेपर से रिलेटेड शेयर करूँगी, और अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई भी डिफरेंस चाहिए, आपको लग रहा है कि इस तरीके से नहीं, मुझे इस तरीके से बताना है, जो भी आपका है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपकमिंग डेज़ में और भी वीडियोज़ इससे रिलेटेड डालूँगी। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विथ मी. I hope you all stay wish you all bye bye, take care.